प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। मैं रतन सिंह, राजनीति शास्त्र विभाग, वैश्य महाविद्यालय भिवानी, आपके साथ भारतीय संसद में कानून बनाने की विधि पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 से लेकर 122 तक में भारतीय संसद द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के बिल पास करने की प्रक्रिया का वर्णन किया गया है। कानून बनाने के लिए पेश किए गए प्रस्ताव को बिल कहा जाता है और बिल दो प्रकार के होते हैं, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल। पब्लिक बिल देश की समस्त जनता अथवा जनता के बड़े भाग के साथ संबंध रखता है। उदाहरण के लिए आयकर में कोई परिवर्तन करना अथवा वोटरों की योग्यताओं में कोई परिवर्तन करना पब्लिक बिल कहलाता है, जबकि प्राइवेट बिल समस्त देश अथवा जनता के साथ संबंध नहीं रखता। प्राइवेट बिल किसी विशेष म्यूनिसिपल कमेटी अथवा क्षेत्र से संबंध रखता है। उदाहरण के लिए किसी नगर में पानी की सप्लाई का प्रबंध करना अथवा वहाँ के बाज़ारों में ड्रेन लाइन का बनवाना अथवा किसी रेलवे कंपनी को भूमि का अधिकार देना प्राइवेट बिल होता है। पब्लिक बिल भी दो प्रकार का होता है, वित्तीय बिल अथवा धन संबंधी बिल तथा साधारण बिल। धन बिल उन बिलों को कहा जाता है जिनका संबंध धन के साथ होता है, जैसे कर लगाने, घटाने अथवा बढ़ाने के बारे में जो बिल हो वह धन बिल कहा जाता है। साधारण बिल उन बिलों को कहा जाता है जिनका संबंध धन के साथ नहीं होता, परंतु किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय के साथ संबंध होता है। धन बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। साधारण बिल दोनों सदनों में से किसी में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। धन बिल केवल मंत्री अथवा सरकारी सदस्यों के द्वारा ही प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जबकि साधारण बिल मंत्री तथा संसद के अन्य सदस्यों के द्वारा भी पेश किए जा सकते हैं। साधारण बिल को जब मंत्रियों द्वारा पेश किया जाता है तो उसे सरकारी बिल कहा जाता है, लेकिन जब संसद के अन्य सदस्यों द्वारा पेश किया जाता है तो उस बिल को प्राइवेट मेंबर बिल कहा जाता है। एक साधारण बिल को कानून बनने के लिए कई अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है। इन अवस्थाओं में प्रथम अवस्था है बिल का प्रस्तुतिकरण तथा प्रथम वाचन। जब साधारण बिल को संसद का कोई भी सदस्य जो मंत्री नहीं है अथवा सरकार में नहीं है वह पेश करना चाहता है तो उसे सदन के अध्यक्ष को कम से कम 1 महीना पहले लिखित सूचना भेजनी पड़ती है और इस सूचना के साथ बिल की एक कॉपी, उसके उद्देश्यों तथा उस पर होने वाले खर्च आदि का विवरण भी साथ में प्रस्तुत करना पड़ता है और निश्चित तिथि को संबंधित सदस्य अपने स्थान पर खड़ा होकर बिल को पेश करने की आज्ञा मांगता है, जो कि अध्यक्ष के द्वारा प्राय दे दी जाती है और आज्ञा मिल जाने पर सदस्य बिल का शीर्षक पढ़ता है। यदि सदन में उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों का बहुमत उस प्रस्ताव का समर्थन करता है तो बिल पास हुआ समझा जाता है। महत्वपूर्ण बिलों पर इस समय उनकी मुख्य बातों पर संक्षेप में प्रकाश भी डाला जा सकता है। इसके पश्चात बिल को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और यदि साधारण बिल को कोई मंत्री पेश करता है तो उसको 1 महीने के नोटिस की आवश्यकता नहीं होती। सरकारी बिल का गजट में प्रकाशित होना ही बिल को पेश करना समझा जाता है। इसके बाद अगली अवस्था आती है बिल का द्वितीय वाचन। निश्चित तिथि और समय पर
बिल को पेश करने वाला सदस्य उठकर प्रार्थना करता है कि बिल का द्वितीय वाचन हो। वास्तव में बिल के द्वितीय वाचन के समय ही बहस का पहला अवसर सदस्यों को मिलता है। द्वितीय वाचन के समय बिल की धाराओं पर बहस नहीं की जाती है, बिल के मौलिक सिद्धांतों तथा उद्देश्यों पर ही वाद विवाद होता है। अर्थात इस समय बिल के आधारभूत सिद्धांतों पर बहस की जाती है। इसके पश्चात स्पीकर बिल पर मतदान करवाता है। यदि बहुमत बिल के पक्ष में हो तो बिल किसी समिति के पास भेज दिया जाता है, परंतु यदि बहुमत बिल के विपक्ष में हो तो बिल यहीं पर रद्द हो जाता है। इसके बाद अगली अवस्था आती है समिति अवस्था, यानी कि द्वितीय वाचन के पश्चात बिल को परवर समिति के पास भेज दिया जाता है। परवर समिति में बिल पेश करने वाला सदस्य तथा अन्य कुछ सदस्य होते हैं। परवर समिति में प्राय 25 या 30 सदस्य होते हैं। परवर समिति बिल की धाराओं पर विस्तार पूर्वक विचार करती है। बिल की प्रत्येक धारा पर विचार किया जाता है। यदि समिति आवश्यक समझे तो ऐसे व्यक्तियों की राय भी ले सकती है जो समिति के सदस्य नहीं हैं, परंतु बिल के बारे में विशेष जानकारी रखते हैं। पूरी जांच पड़ताल के पश्चात समिति अपनी सिफारिशों सहित बिल को सदन में वापस भेजती है, परंतु यह बात याद रखने योग्य है कि परवर समिति में केवल महत्वपूर्ण बिल ही भेजे जाते हैं। अगली अवस्था आती है प्रतिवेदन अवस्था। परवर समिति बिल पर पूर्ण विचार करने के पश्चात अपनी रिपोर्ट तैयार करती है और सदन में भेजती है। निश्चित तिथि को समिति की रिपोर्ट पर विचार किया जाता है। समिति की सिफारिशों पर विस्तार पूर्वक वाद विवाद भी होता है। वाद विवाद के पश्चात बिल की धाराओं पर अलग अलग या सामूहिक रूप से मतदान करवाया जाता है। यदि बहुमत बिल के पक्ष में हो तो बिल को पास कर दिया जाता है, और अगर बहुमत विपक्ष में हो तो बिल यहीं पर रद्द हो जाता है। यह व्यवस्था बिल की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था मानी जाती है। बिल यदि इस अवस्था में पास हो जाए तो उसके बाद बिल के पास होने की संभावना बढ़ जाती है और रद्द होने की संभावना बिल्कुल कम हो जाती है। इस प्रक्रिया में अगली अवस्था आती है तृतीय वाचन। परवर समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात बिल के तृतीय वाचन के लिए तिथि निश्चित कर दी जाती है। तृतीय वाचन सदन में किसी भी बिल की अंतिम अवस्था होती है। इस अवस्था में बिल की प्रत्येक धारा पर विचार नहीं होता। इस अवस्था में बिल के सामान्य सिद्धांतों पर केवल बहस होती है और बिल की भाषा को अधिक से अधिक स्पष्ट करने के लिए प्रयत्न किए जा सकते हैं। बिल में केवल मौखिक संशोधन पेश किए जाते हैं। बिल की यह अवस्था केवल औपचारिक अवस्था है और इस समय बिल के रद्द होने की संभावना बहुत कम होती है। इसके बाद अगली अवस्था आती है बिल को दूसरे सदन में भेजना। जब बिल एक सदन में पास हो जाता है तो उसको दूसरे सदन में भेजा जाता है। दूसरे सदन में भी बिल उन्हीं अवस्थाओं में से गुजरता है जिन अवस्थाओं में से पहले सदन में गुजरा होता है। यदि दूसरा सदन बिल को पास कर दे तो उसे राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेज दिया जाता है, और यदि दूसरा सदन बिल को पास न करे तो बिल 6 महीने तक यूं का यूं पड़ा रहता है, और 6 महीने के बाद राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है, और इस संयुक्त बैठक में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के बहुमत से उस बिल का निर्णय किया जाता है। अगर बिल के पक्ष में ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो बिल पास माना जाता है, और विपक्ष में ज़्यादा वोट पड़ते हैं तो बिल यहीं पर समाप्त हो जाता है। इस प्रक्रिया में अंतिम अवस्था है राष्ट्रपति की स्वीकृति। बिल जब दोनों सदनों द्वारा पास कर दिया जाता है
तब बिल को राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। और जब बिल राष्ट्रपति के पास आता है तो राष्ट्रपति के पास दो विकल्प होते हैं। या तो राष्ट्रपति उसे स्वीकृति प्रदान करे या फिर उस बिल को संशोधनों सहित पुनर्विचार के लिए संसद के पास वापस भेज दे। यदि राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति दे दे तो बिल कानून बन जाता है, और यदि राष्ट्रपति बिल को वापस भेज देता है तो संसद उस बिल को दोबारा पास कर देती है। तो फिर राष्ट्रपति को उस बिल पर अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ती है। राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने के पश्चात बिल को सरकारी गजट में छाप दिया जाता है और एक बिल कानून बन जाता है। इस प्रकार एक साधारण बिल को कानून बनने के लिए इन अवस्थाओं में से गुजरना पड़ता है।